बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं और हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी से हमने देखा है कई सारे दुखद समाचार आए, कई लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। तो इस बीच कई फ़ोन कॉल्स आए और मैसेज आए मेरे पास। कुछ लोगों ने फ़ोन करके पूछा भी क्या जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है कोरोना से, जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनमें से कई लोगों की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती थी, जीवन बीमा कराया होता था, तो उससे जो पैसे मिलेंगे क्या उस पर भी कोई टैक्स की देनदारी बनती है क्या? बड़ा ही भावुक सा सवाल था, लेकिन जेन्युइन सवाल था। तो गौरी, मैं सबसे पहले चाहूँ कि इस पे कुछ आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि ऐसे सूरत में क्या होता है। देखिए लक्ष्मण, इसीलिए कहते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है ये बहुत जरूरी है अगर आप अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं और आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। तो हाल ही में हमने देखा बहुत लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई और उनकी फैमिलीज को कुछ जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो मिला है। हालांकि वो पैसा उनकी जो फैमिली मेंबर को उन्होंने खोया है उनको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ आगे चल के बच्चों की पढ़ाई, शादी और सेटलमेंट में थोड़ा सा मदद कर सकता है। तो सरकार ने इस पैसे को पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रखा है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि जब आपने पॉलिसी ली है तो अगर आपने 2012 1 अप्रैल 2012 के बाद पॉलिसी ली है तो जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो 10% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है तो 20% प्रीमियम जो है 20% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई हम डिसेबल्ड की बात करें या किसी स्पेसिफाइड डिजीज अंडर सेक्शन 80 डीडीबी के अंडर की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2013 से 15% ऑफ सम अश्योर्ड नहीं होना चाहिए से ज्यादा। तो अगर ये इससे कम है अमाउंट जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है, तो अगर आपको मेच्योरिटी पे कोई भी पैसा मिलता है तो वो सेक्शन 1010D के तहत एग्जेम्प्ट होता है। यूजुअली जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो आपको ये जानकारी दी जाती है, और अगर नहीं दी जाती तो अब जो लोग प्रीमियम पे करना शुरू करेंगे या पॉलिसी नहीं लेने जा रहे हैं उन इस चीज का ध्यान रखें कि वो इसी चीज में कवर्ड हो, ताकि जो भी रकम उनको मेच्योरिटी पे मिले या ऐसी किसी घटना पे मिले तो आपका जो टैक्स है वो ना बने, क्योंकि अगर आप इस लिमिट को एक्सीड कर देते हैं तो जो पैसा आपको मिला है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि इन सारी शर्तों के साथ आप टैक्स का छूट उठा सकते हैं, लेकिन जैसा कि गौरी ने कहा कि जिन अपनों को आपने खोया उसे तो नहीं पा सकते, लेकिन हाँ आगे चलकर खर्चे में थोड़ी सी मदद ज़रूर मिल जाती है। फिर शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। बरेली से विक्रम मल्होत्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम जी बताइए, क्या सवाल है आपके? सर, मेरा ये सवाल था कि जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बोला था कि एलटीसी को आप एलटीसी जो है उसको आप एज अ कैश ले सकते हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करके। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मोबाइल फोन परचेज कर लिया था, बट मैं उस एलटीसी के बारे में अपने कंपनी में बताना भूल गया। तो उसकी वजह से उन्होंने मेरी सैलरी में से 13,000 रुपीज काट लिए, मतलब एज अ टैक्स। अगर मैं वो एज अ टैक्स दिखा देता तो वो मेरे पैसे बढ़ जाते, क्योंकि वो कह रहे हैं अब आपने ड्यू डेट चली गई है। तो ऐसा कुछ है कि मैं वो अपना पैसा बता सकता हूँ कुछ और कोई करके? ठीक है, समझ गया कि आप वापस क्लेम लेना चाहते हैं। ये क्लेम कैसे लिया जाए? गौरी, ऐसे कई लोग होंगे, चूंकि ये सरकार ने स्कीम पहली बार लॉन्च की थी, बहुत लोग जागरूक नहीं थे और अब कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया तो उनके पैसे कट गए। क्या कोई प्रावधान है क्या टैक्स छूट पाने का इस पे? जी देखिए लक्ष्मण, सबसे पहले तो सिर्फ एलटीसी की बात ना करें, ऐसे और भी केसेस होते हैं जहां पे आप कोई भी और इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को देना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, इसकी वजह से एम्प्लॉयर आपका ज्यादा टीडीएस काट लेता है और आपको उस मार्च के महीने में सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। तो इस केस में जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे इनके केस में इन्होंने एलटीसी के लिए कैश वाउचर स्कीम में कुछ खरीदा है, तो अगर आप कंडीशंस उस स्कीम की मीट करते हैं, यानी कि 12% से ऊपर का जीएसटी अमाउंट है और आपका वो ब्लॉक में वेकेशन आपकी बची थी और जो भी कंडीशंस है वो सब अगर आप कंडीशंस मीट करते हैं और आपने एम्प्लॉयर को नहीं दिया अपना इनवॉइस, तो आप इसको रिटर्न भरते वक्त क्लेम कर लें। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि आपका फॉर्म 16 से आपकी रिटर्न मैच नहीं करेगी। तो
जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आपके ऊपर इंक्वायरी आए कि ये मैच क्यों नहीं कर रहा। तो आपका जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसका जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे उसको संभाल के रखें, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन करता है तो वो इनवॉइस दिखाना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना आईटीआर में उसको क्लेम कर लीजिए। चलिए, गौरी जी के सवाल देने का यही जो जवाब देने का जो तरीका है काफ़ी अच्छा है कि सिर्फ अभी का जवाब नहीं देती हैं, आगे चलकर उनकी वजह से आपको कोई परेशानी उसका भी तरीका बता दिया आपको कि अगर फॉर्म 16 से मैच नहीं करता है, इनकम टैक्स विभाग जांच पड़ताल करता है, तो आप एक ओरिजिनल रिसिप्ट रखे रहिए और ज़रूरत पड़ने पर आप दिखा सकते हैं। हालांकि छोटी रकम है, मुझे लगता है बहुत इस पर जाँच पड़ताल होनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं अगर आपने एम्प्लॉयर को अब तक नहीं बताया था तो अभी भी आपके पास विकल्प बचा हुआ था। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं इनकम टैक्स से जुड़े हुए, लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि सिर्फ इनकम टैक्स नहीं बल्कि जीएसटी से जुड़े सवाल का जवाब भी देंगे। तो अब बारी है जीएसटी की। जीएसटी के मोर्चे पे सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है भोपाल से मनोज आहूजा जी का। मनोज जी बताइए, क्या सवाल है आपके? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है, मैं एक कंपोजिशन डीलर हूँ, तो अपना जीएसटी CMP 08 भरता हूँ, 4 रिटर्न जो जाती है हमारी, तो उसमें हम सेल दिखाते हैं। मेरा ये सवाल है कि मेरे को परचेज भी डालना पड़ेगा क्या? GSTR 4 जो साल भर का जाता है एक बार रिटर्न, उसके अंदर सिर्फ मेरे को सेल ही देना है साल भर का, कि परचेज भी देना जरूरी है? देखिए, अगर आप CMP 08 को ध्यान से देखेंगे तो उसमें परचेज दिखाने का कोई कॉलम नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप रिवर्स चार्ज में फॉल करते हैं किसी केस में, तो बेसिकली उस रिटर्न में आपको सिर्फ सेल दिखानी है, और अगर रिवर्स चार्ज में फॉल करते हैं तो वो दिखाना है। लेकिन एक एनुअल रिटर्न जाती है, GSTR 4 कहते हैं उसको, उस रिटर्न में आपको परचेज की भी जानकारी देनी होगी। तो CMP 08 की अगर हम बात करें तो वहां आपको जानकारी जो क्वार्टरली आप भरते हैं वहां नहीं देनी, लेकिन जो एनुअल रिटर्न आप भरेंगे उसके अंदर परचेज की भी जानकारी आपको देनी होगी। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से राहुल गुप्ता जी। राहुल जी बताइए, क्या उलझन है आपकी? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम ये, मैं गारमेंट्स की बिजनेस में हूँ, ठीक है सर, और मैं हर जो मतलब मंथली अपना GST भी फाइल करता हूँ रिटर्न। मेरा अब जो अप्रैल का सर जो मंथ है इसका मेरा 2B क्रेडिट शो नहीं कर पा रहा, तो मैं अपना जो आगे का GST वो कब तक क्लेम कैसे करूंगा अपना इनकम टैक्स का? देखिए, जीएसटी में एक नई नोटिफिकेशन आई है जो रूल 36(4) के लिए है। जो रूल 36(4) है वो ये कहता है कि अगर आप किसी महीने में प्रोविजनल क्रेडिट ले रहे हैं तो वो आपके 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो आपका 36(4) है उसमें एक बदलाव किया गया है सिर्फ अप्रैल और मई के लिए, और ये कहा गया है कि ये जो 5% है ये आप अप्रैल और मई दोनों को कंबाइंड देखेंगे। तो अगर आपका अप्रैल में नहीं भी 2B में कुछ शो हो रहा है या ज्यादा इनपुट नहीं शो हो रहा और आपके पास वैलिड इनवॉइस है और आप सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप उसको क्लेम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मई में ये शो करने लगेगा, क्योंकि आपको इसको कंबाइंड देखना है अप्रैल और मई को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर वैलिड वॉइस है तो आप इसको क्लेम कर लीजिए। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही हम आपको भी बताएंगे कि इनकम टैक्स विभाग लॉन्च करने जा रहा है नया ई-फाइलिंग पोर्टल। तो आगे कब और कहां कैसे भरें इनकम टैक्स फाइल, ये भी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसीलिए स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है विनय कुमार जी का। इन्होंने अप्रैल महीने का GST रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन अब उसमें एक इनवॉइस गलती से डाल दिया था। अब उस इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं। क्या हो सकता है, कोई रास्ता है?
जी लक्ष्मण, ऐसा कई बार होता है कि हम इनवॉइस को चढ़ा देते हैं और बाद में उसको हमें कैंसिल करना होता है। तो इस केस में पहले तो आपको दूसरी पार्टी को बोलना है कि वो इसका क्रेडिट ना ले, उनके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि आपको जो अगले महीने की GSTR 1 जाएगी, उसके अंदर एक अमेंडमेंट का कॉलम होता है, उस अमेंडमेंट के कॉलम में जाके इस इनवॉइस को कैंसिल कर देना है। तीसरा, आपको जो आप अगले महीने GSTR 3B भरेंगे, उसमें जो सेल्स हैं उसको एडजस्ट करके दिखाएंगे, यानी कि ये जो इनवॉइस आपने कैंसिल किया है उसको उसमें से माइनस करके जो अपनी सेल्स हैं वो दिखाएंगे, ताकि आप टैक्स उसके आपको करनी है। लेकिन ये आप एक ही बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार आप इनवॉइस कैंसिल करे जा रहे हैं। मतलब कि एक इनवॉइस को बार बार नहीं कर सकते अमेंड, एक इनवॉइस को एक ही बार आप अमेंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एक बार अमेंड कर दिया तो दोबारा नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिए सामने वाला उसका क्रेडिट ना ले ले, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। चलिए, अब शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इनकम टैक्स विभाग ई फाइलिंग का एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। गौरी, ये जानकारी आपको होगी, क्या है इस खास पोर्टल में? पूरा नया इंटरफेस होगा, नए कई फीचर्स निकल के आएंगे। ये जो पोर्टल है इसकी वेबसाइट ही बदल दी गई है, यानी कि अभी जो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in था, ये incometax.gov.in हो जाएगा। और आपका 1 जून से लेके 6 जून तक ये पोर्टल काम नहीं करेगा, इसको बंद कर दिया गया है ताकि नया पोर्टल शुरू किया जाए। इस बीच जो टैक्स पेयर्स हैं, CAs हैं, एट द सेम टाइम जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं, CIT अपील्स हैं, वो भी पोर्टल को बहुत यूज करते हैं, वो भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 6 तक सारी एक्टिविटी सस्पेंड कर दी गई हैं, और 7 से आप इस नए अवतार में जो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल है इसको देख पाएंगे। चलिए, यही उम्मीद हम करते हैं। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल है, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या GST जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल के साथ आप